So hello students, I hope you all are doing well as usual and welcome back to the lecture 1. So last क्लास में मैंने बहुत ही गंदे हैंडराइटिंग से लिख दिया था यूनिट्स एंड डायमेंशंस. पिछले वीडियो आप देख सकते हो जो लेक्चर 1 था. तो आज थोड़ा सोचा कि थोड़ा इसको थोड़ा ठीक से करना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशंस लेक्चर नंबर 2. सो वेलकम टू दिस क्लास. तो आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने जा रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस के, और कुछ एडवांस चीज़ें जो कि एक्चुअल में आपको एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट लगेगा. ठीक है, जहाँ से प्रॉब्लम्स बनने वाले हैं. ठीक है, सो वो सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं. सो वीडियो को एंड तक देखिए. मैं देख रहा हूँ यूट्यूब नोटिफिकेशन में बहुत बच्चे ऐसे हैं कि वीडियोज़ पूरा नहीं देख रहे हो. अगर आप स्किप करके देखते हो ना, अगर बीच में कुछ छूट जाता है तो आपको बाद में समझने में दिक्कत हो सकता है. ठीक है, सो वीडियो को स्किप मत करो, फुल वीडियो ऑन द गो आप देख लो. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. तो पहले एक बार रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं. तो लास्ट क्लास में हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिट्स एंड डायमेंशंस का लास्ट क्लास में, तो उसमें हमने यूनिट्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया. व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स क्या है, ये सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया. हाउ टू डिफाइन यूनिट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स में से एसआई यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है और वो क्या है हमने लास्ट क्लास में देख लिया था. ठीक है, सो उसको ही हम थोड़ा आज एक्सटेंड करेंगे, वहीं से स्टार्ट करते हैं. तो एसआई यूनिट के बारे में बहुत कुछ जान लिया हम लोगों ने. ठीक है, तो एसआई यूनिट है क्या, ये हाउ इट इज़ एक्चुअली यूज्ड, और ये बहुत कुछ जाना हमने एसआई यूनिट्स के बारे में कि कौन से यूनिट्स हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स हैं, कौन से सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं. ठीक है, तो इस क्लास में ना आज हम जो देखेंगे तो वहाँ पे हम जानेंगे कि एसआई यूनिट्स के मेरिट्स क्या हैं. ठीक है, ऐसे तो हमने मान लिया. ठीक है, कन्वेंशन किया और माना कि हाँ एक इंटरनेशनल कन्वेंशन में सभी साइंटिस्ट आए, बोले कि नहीं हम एक यूनिफॉर्म सिस्टम को मानेंगे जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है, उसको हम एसआई मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहेंगे, और एसआई यूनिट. तो वो तो मान लिया, ठीक है, लेकिन एडवांटेजेस क्या है, एसआई यूनिट्स का मेरिट्स क्या है. ठीक है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ वेरी मच कॉन्सेप्ट बेस्ड. ठीक है, आपको ऐसे तो आपको बुक में सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन उस पॉइंट्स के जो हर एक वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसके मीनिंग्स को हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे आज. ठीक है, तो सारे बच्चों अपने जो क्लास वर्क कॉपी है उसको निकाल लो और उसमें हेडिंग डालो फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, क्या क्या मेरिट्स हैं एसआई यूनिट्स के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम धीरे धीरे देखेंगे, बहुत 3-4 ऐसे मेरिट्स हैं एसआई यूनिट्स के, तो हम धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या मेरिट्स हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये हमारा हेडिंग है. ठीक है, तो मेरिट्स क्या क्या है, उनमें से फर्स्ट जो है नंबर 1, ठीक है, दैट इज एसआई यूनिट इज रैशनल. और इसको ऐसे लिखो बेटर, यूनिट्स आर रैशनल. ठीक है, ऐसा यूनिट्स आर रैशनल, इसके मतलब क्या है. यहाँ पे मैंने एक नया टर्म लिखा है, दैट इज़ कॉल्ड रैशनल. ठीक है, दिस इज मीन्स इंग्लिश में आपको मीनिंग इसका आपको पता होगा शायद. ठीक है, लेकिन हमें क्या समझना है, हमें सोचना है कि इसको क्यों यूज़ किया गया है यहाँ पे. ठीक है, ऐसे बुक्स में इसका एक्सप्लेनेशन शायद अच्छे से नहीं होगा, तो मैंने कुछ बुक्स को कंबाइन किया है और आपके लिए बेस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आया हूँ मैं. ठीक है, तो ऐसा यूनिट्स आर रैशनल. तो यहाँ पे ये व्हाट दे मीन अबाउट रैशनल, तो इसके मीनिंग को हम जब समझने की कोशिश करते हैं तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. ठीक है, वी कैन टेक सम एग्जाम्पल. तो एसआई यूनिट में लेंथ का जो यूनिट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट्स. लेंथ का यूनिट क्या है, आप मान सकते हो मीटर. ठीक है, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड फाइनली किलोमीटर. शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. ठीक है, समझ जाना. तो मीटर मतलब क्या, हम अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, यहाँ पे 1 मीटर मतलब 1 मीटर. ठीक है, तो डेसीमीटर मतलब क्या हुआ, डेसीमीटर मतलब
10 से हमें मल्टीप्लाई करना है, 10 मीटर मतलब हमें मिल गया डेसीमीटर। अगर हम इससे भी ऊपर जाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बी हेक्टोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ जाएं डायरेक्टली, सो इट इज़ 100 मीटर, मतलब उसका नाम अलग से हमने दे दिया 1 हेक्टोमीटर। सिमिलरली यहाँ से अगर हमें यहाँ जाना है किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, तो देखो लेंथ का जो यूनिट है वो बेसिक यूनिट सेम है सभी में। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स आर इन मीटर। ठीक है, सभी जो यूनिट है दे आर इन मीटर। ठीक, तो मीटर को ही हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करते जाएं देन वी विल गेट 1 बाई 1 लार्जर यूनिट्स। ठीक है, एक के बाद एक जो लार्जर यूनिट्स है वो हमें मिलते जाएंगे। ठीक है, मीटर से हमें डेकामीटर में जाना है, तो क्या होगा 10 इंटू 1 मीटर विल बी डेकामीटर। नेक्स्ट हेक्टोमीटर में जाना है मीटर से, तो 100 इंटू 1 मीटर विल बी हेक्टोमीटर। नेक्स्ट लार्जर यूनिट, इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा किलोमीटर, मीन्स 1000 मीटर इज 1 किलोमीटर। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैन गेट डिफरेंट लार्जर यूनिट्स फ्रॉम द बेसिक यूनिट। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा फॉर्मेट। ठीक है, इसका अलग से एक सिग्निफिकेंस है, ये भी एक एडवांटेज है एसआई यूनिट का। इस नेक्स्ट जो एडवांटेज मैं कहूँगा वो इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये समझते हैं रैशनल, तो इसके साथ एक कंपैरिजन करते हैं। एसआई के साथ एक दूसरा एक यूनिट सिस्टम है, उसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में एक दूसरे तरीके का एक यूनिट सिस्टम जो है वो पहले वो दैट इज़ वेरी पॉपुलर, और आज के डेट में भी उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है यूएसए में। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इम्पेरियल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इम्पेरियल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये यूएस में यूज़ होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो कंपैरिजन में इंपेरियल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंपेरियल सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है, जैसे कि एसआई में लेंथ मतलब मीटर ही था उसका बेसिक यूनिट। ठीक है, उसके बाद हम हायर यूनिट्स में जा सकते हैं विद सम प्रीफिक्सेस। लेकिन इंपेरियल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या है, वहाँ पे लेंथ को ही हम मेजर करते हैं फुट, ठीक है, यार्ड, माइल, सब अलग अलग। ठीक है, सब अलग अलग यूनिट्स अपने लिए बना लिए हैं वो लोग। तो फुट मान लो कुछ एक पर्टिकुलर किसी चीज़ का लेंथ मेजर किया फुट से, अगर कहीं पे कुछ एरिया हमें मेजर करना है तो वहाँ पे मान लो एक ज़मीन खरीदना है किसी को। ठीक है, तो ज़मीन वो मेजर करेंगे, वो ज़मीन का लेंथ मेजर करेंगे यार्ड में। ठीक है, अगर रास्ते का लेंथ मेजर करना है वो माइल में मेजर करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यूनिट उन्होंने बना लिया है। तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, आप कौन सा लोगे, कौन सा कहाँ यूज़ करोगे, यू हैव टू रिमेंबर दैट। लेकिन एसआई में वो उतना सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। एसआई में सभी का बेसिक यूनिट जो है वो है मीटर, और उसी को हम 10 से मल्टीप्लाई करते करते या फिर डिवाइड करते करते हायर या लोअर यूनिट्स में हम जा सकते हैं। तो फाइनली हम अगर कंक्लूजन ड्रॉ करें तो यहाँ से रैशनल का मीनिंग क्या समझ में आया हमें। तो यहाँ से आप लिख सकते हो रैशनल मीन्स 1 यूनिट फॉर 1 फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये अगर कहीं पे मेंटेन्ड है देन दैट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स विल बी कॉल्ड एज रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया है, क्योंकि एसआई में लेंथ का मतलब मीटर, मास का मतलब केजी। ठीक है, तो उसी को आप डिक्रीज कर सकते हो, ग्राम में भी आ सकते हो आप 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप बता देते हो कि नहीं, इसको अगर मेजर करना है तो यही आपका बेस यूनिट है, इसको आप प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के प्रीफिक्सेस लगा के आप इसको हायर या लोअर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो भी एक एडवांटेज है, जैसे हम प्रीफिक्स लगा के हायर यूनिट्स में जा सकते हैं या फिर लोअर यूनिट में जा सकते हैं, ये भी एक एडवांटेज है एसआई का। दिस इज द सेकेंड एडवांटेज या फिर सेकेंड मेरिट, ये लिखो।
Point number 2, SI is metric system. SI is metric system. ठीक है, SI is metric system. तो इसको हम अगर कॉन्साइज करें तो हमने क्या देखा, लेंथ का यूनिट जब हम इंक्रीज कर रहे थे तो मीटर से अगर हमें डेका में जाना है तो क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो. मीटर से अगर हमें उससे भी हायर जाना है, डेका से आप हेक्टो में जाओ तो वन हेक्टो मीन्स 10 डेका. हेक्टो से आप किलोमीटर में जाओ तो 1 किलोमीटर मीन्स 10 हेक्टोमीटर. तो ऐसे आप 10 से मल्टीप्लाई करते करते हायर यूनिट्स में जा सकते हो, या फिर 10 से मल्टीप्लाई करते करते जब लोअर यूनिट्स में आ सकते हो. जिस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट में ये पॉसिबल है उसको हम कहते हैं मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट. ठीक है, जो कि एसआई में हम देखते हैं. ऐसे ही मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस में भी है. सीजीएस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट. ठीक है, ये वाला जो लिस्ट है ये आप बना लो. ठीक है, दैट इज एफ. ठीक है, तो ये हमने लोअर जो स्मॉलर यूनिट्स हैं उनके बारे में जाना, स्मॉलर यूनिट्स. ठीक है, तो आप देखो डेसी से सेंटी 10, यहाँ से हमेशा 10 से आपको डिवाइड करना है. ठीक है, यू हैव टू डिवाइड बाय 10. सो ऐसे, अच्छा ये वाला नहीं है, सेंटी से माइक्रो अलग हो गया. तो डेसी से सेंटी, सेंटी से मिली भी आप जा सकते हो. तो वो सारे 10 से डिवाइड करने से हो जाएंगे. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दी मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ अ यूनिट कैन बी expressed as the power of 10. ठीक है, the multiples and submultiples of a unit can be expressed as the power of 10. इसी का मतलब है this system of unit will be called as metric system. एक सिस्टम ऑफ यूनिट में मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स, छोटा मतलब सब मल्टीपल, हायर यूनिट्स मतलब मल्टीपल्स. एक अगर हम एक यूनिट को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 10, देन इट विल बी कॉल्ड एज मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, सो ये हो गया स्मॉलर यूनिट्स के लिए. हम लार्जर यूनिट्स के लिए भी ऐसे चार्ट बना सकते हैं. जी टेरा मतलब टी, पेटा मतलब पी. तो ये सारे कैपिटल लेटर्स में हैं, ये सारे यहाँ से कैपिटल लेटर्स में हैं. ठीक है, ध्यान रखना. तो ये सारे आप कहाँ देखते हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा. रियल लाइफ में आप कहाँ से यूज़ करते हो ये सारे प्रीफिक्सेस. जब आप एक ही चीज़ याद आता है ना, तो लॉकडाउन में कुछ बच्चों ने क्या किया, ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हुआ सभी जगह पे, है ना. तो कुछ बच्चों ने अपने मम्मी पापा को जाके कहा कि पापा अगर एक मोबाइल ख़रीद के दो तो अच्छा होगा. ठीक है, और वो मोबाइल में मुझे 128 GB का स्पेस चाहिए. ठीक है, मीन्स इंटरनल मेमोरी 128 GB का हो. ठीक है, उसमें और भी अच्छे तरीके के स्पेसिफिकेशंस चाहिए. स्क्रीन रेट हो 120 हर्ट्ज़. ठीक है, ये सारे रिक्वायरमेंट्स हमारे स्कूल के टीचर ने कहा है ये सब चाहिए. ठीक है, तो पापा समझे कि हाँ ऑनलाइन क्लास है, बेटा अभी क्लास 11-12 में पढ़ेगा, क्लास 10 पास किया तो दे देते हैं. बेटे ने क्या किया, बेटे ने ये मोबाइल मिलते ही एक गेम डाउनलोड किया, जो कि गेम अभी बैन हो चुका है. ठीक है, वो मैं नाम नहीं लूँगा उस गेम का. ठीक है, सो ही स्टार्टेड प्लेइंग दैट. तो इससे फाइनली क्या हुआ, अल्टीमेटली यू आर नॉट चीटिंग विथ योर डैड और योर मॉम, यू आर चीटिंग विथ योर सेल्फ. ठीक है, तो आपको अगर ट्रस्ट करके उन्होंने कुछ दिया है, या फिर इफ़ यू हैव समथिंग लाइक दैट, सो यूज़ इट प्रॉपरली. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कभी भी कुछ भी गेम्स वगैरह या फिर एंटरटेनमेंट मत करो, बट डेफिनेटली
You should always remember that utilize your time at this level. क्लास 11-12 में आप लोग जो हो, utilize your time well, otherwise पश्चाताप होगा सिर्फ, ठीक है, कुछ दिन बाद से, कि मैं टाइम अगर यूज़ कर लेता देन वी कैन बी समथिंग एल्स. तो ये हो गया थोड़ा सा ज्ञान, और ये आपके लिए मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट का मीनिंग. ठीक, ये हमारा नेक्स्ट जो है, दिस इज़ द पॉइंट नंबर 3. सो दिस इज़ पॉइंट नंबर 3. एसआई इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. ठीक है, ये सबसे बढ़िया एक मेरिट है. क्यों? क्योंकि ये सब जगह पे, दुनिया पे आप किसी भी कोने पे चले जाओ, एसआई यूनिट में अगर आप कह दो, एंड जिनसे कह रहे हो वो लिटरेट होना चाहिए, तो लिटरेट अगर है तो वहाँ पे भी आप इंडिया से आप रशिया चले जाओ, यूएसए चले जाओ, अमेरिका अरे क्या यूएस है अमेरिका, आप ब्रिटेन चले जाओ, आप जर्मनी चले जाओ, आर्मेनिया चले जाओ, कहीं पे भी कोई भी कंट्री में चले जाओ, आपका जो ऐसा यूनिट है, आप अगर वहाँ से पूछोगे, अभी पहले ये नहीं होता था, अभी अगर आप जाओगे ऐसा यूनिट से, अगर आप पूछोगे कि मुझे 1 मीटर का एक क्लोथ चाहिए, सो यू विल बी, इट विल बी प्रोवाइडेड, क्योंकि वो समझते हैं कि 1 मीटर मतलब कितना होता है, और वे सब जगह पे सेम है. ठीक है, सो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होने के लिए कुछ रीजंस हैं, तो वो रीजंस आप लिख लो. फर्स्ट रीज़न है, सो फर्स्ट रीजंस क्या है? फर्स्ट रीज़न है इट कैन बी ईजीली रिप्रोड्यूस्ड. ठीक है, आप रीडीली रिप्रोड्यूस कर सकते हो. सेकेंड, इट कैन बी ईजीली कंपेयर्ड. आप एक यूनिट के साथ दूसरे यूनिट का ईजीली कंपैरिजन कर सकते हो. रिप्रोड्यूस भी कर सकते हो, मान लो आपको हायर यूनिट चाहिए, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हायर यूनिट में चला गया. ठीक है, सो दीज आर द रीजंस विच व्हाट इज फॉर दैट इट कैन बी ईजीली रिप्रोड्यूस्ड एज वेल एज ईजीली कंपेयर्ड. थर्ड पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट इज invariant of time, because it is based on the properties of matter, properties of atom. ठीक है, तो इसको समझने के लिए लास्ट लाइन जो मैंने लिखा है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, इसको समझने के लिए आपको टाइम का जो डेफिनेशन है उसको समझना पड़ेगा. ठीक है, अब टाइम का जो डेफिनेशन है बुक में जाके देख लो. ठीक है, कैसे एक टाइम का जो एक फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका जो यूनिट है, या फिर वो उसका जो यूनिट 1 सेकेंड जो डिफाइन किया गया है, वो कैसे एक एटम के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रॉपर्टी के ऊपर, वो आप टाइम के डेफिनेशन में जाके देख सकते हो बुक में, जो कि मैं अभी नहीं करवाऊंगा बिकॉज इन्फॉर्मेशन है सिंपल, आप बुक से सिंपली देख सकते हो, समझने के लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं. तो सारे जो ऐसा यूनिट्स हैं, आप सात के डेफिनेशंस आपको बुक में मिल जाएंगे, सातों डेफिनेशंस आप देख लेना बुक से. ठीक है, सो इट इज़ टाइम इनवेरिएंट, मतलब ऐसा नहीं है कि मीटर आज यहाँ पे मतलब कुछ मेजर किया, आप दूसरी जगह पे दूसरे टाइम पे आप मेजर कर रहे हो सेम टाइम पे, तो आपको कुछ अलग वैल्यू मिलेगा. ठीक है, सो दैट्स वाई, बिकॉज क्या है, एसआई यूनिट का जो मीन्स एसआई में फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होते हैं, उनको जब डिफाइन किया जाता है तब हम एटॉमिक लेवल में कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस करके उनको डिफाइन करते हैं, तो इसीलिए उनके चेंजेस होने के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं. तो इसीलिए हम एसआई सिस्टम में रिलाई कर सकते हैं, और ये इंटरनेशनल भी एक्सेप्टेड है. ठीक है, जो फोर्थ नंबर पॉइंट है, एसआई इज कोहेरेंट. ठीक है, फिर से एक नया टर्म. ठीक है, तो यहाँ पे सर हर चीज़ ही तो नया टर्म सीख रहे हैं बहुत सारे. सो कोहेरेंट, ठीक है, कोहेरेंट का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग हम समझते हैं फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू. तो एसआई 4 नंबर जो पॉइंट है, मेरिट है, एसआई इज कोहेरेंट. ठीक है, तो ये कोहेरेंट का जो मीनिंग है, इससे हम क्या बताना चाहते हैं वो हम समझ लेते हैं. तो कोहेरेंट का मीनिंग है, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल क्या है? फोर्स मतलब फोर्स का अगर हम एक्सप्रेशन लिखे तो क्या होगा? m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स का अगर हम यूनिट फाइंड आउट करना चाहें, यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा?
यूनिट ऑफ फोर्स, मास का यूनिट क्या है केजी, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो होगा मास का यूनिट क्या बिठाया मैंने 1 और एक्सीलरेशन का 1, तो ये हो गया हमारा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हमें क्या मिल गया, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हमें अगर कोई भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में कोई भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसका यूनिट अगर हमें सिर्फ जो फंडामेंटल जो यूनिट्स है उनके साथ कुछ अलग से कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ 1 यूनिट अगर आप बिठा देते हो उसके एक्सप्रेशन में, जैसे कि हमने बिठाया 1 यूनिट ऑफ फोर्स मतलब 1 kg, अब मीटर का यूनिट बिठाया, दैट इज 1 kg बेसिक यूनिट, और एक्सीलरेशन का भी फैक्टर कितना बिठाया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ही हमें जो हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी है उसका यूनिट हमें मिल गया, दैट इज फोर्स का यूनिट मिल गया। तो ऐसे अगर हम सिर्फ 1 पुट करके ही हम ऐसे कोई भी डिराइव्ड यूनिट का डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अगर हमें मिल जाता है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, देन 1। ठीक है, तो ये हो गया कोहेरेंट का मीनिंग। क्लियर, सिर्फ हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे और उस यूनिट को बिठा देंगे डिराइव्ड यूनिट में, फंडामेंटल यूनिट को बस, और उसको प्रोडक्ट करके या डिवाइड करके कुछ भी करके हम फाइनली उस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तब हम उसे कहेंगे कोहेरेंट। ठीक है, सो ये 4 जो मेन मेरिट्स हैं ऐसा यूनिट सिस्टम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इनको याद रखना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। एक एटम को अगर हम एटम को उससे भी डीपर वे में देखें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, उसको अगर हम तोड़ें, एक एटम को तोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, एक न्यूक्लियस मिलेगा और कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है ना। अब न्यूक्लियस के अंदर भी हम अगर चले जाएं तो क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग से मिल जाएंगे। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी अगर हम तोड़ते हैं, मीन्स जो भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनको भी हम अगर तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, हमें क्वार्क्स मिलेगा। अभी उसके बाद हमें पता नहीं है, लेकिन हम अभी जो करने वाले हैं वो भी इस टाइप का ही है। एक फिजिकल क्वांटिटी है, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो फोर्स, फिर से सेम एग्जांपल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या है एसआई में, फिर से एक बार याद कर लो। हमारे पास मास आ गया, इन जनरल नॉर्मली 3 से हमें काम चल जाता है, 7 को याद रखने की नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ता है। मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, तो फोर्स को हमें मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिखना है, दैट इज़ आवर गोल। तो हम कैसे जाएंगे वहाँ पे, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, क्लियर, तो इसको हम मास लिख लेते हैं, मास। एक्सीलरेशन मतलब क्या, एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। तो ये मास तो है ही यहाँ पे, इनटू वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लेंथ। कोई भी डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, इन जनरल हमने क्या लिखा, लेंथ, बिकॉज लेंथ इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बाय टाइम। वेलोसिटी मतलब लेंथ बाय टाइम, तो यहाँ पे भी नीचे पहले से एक टाइम था, याद रखना है। ठीक है, सो मास इनटू लेंथ हो गया, इनटू 2 टाइम है नीचे, सो ये हम लिख सकते हैं टाइम टू दी पावर -2। ठीक है, नीचे को अगर हम ऊपर में लिखते हैं तो टू दी पावर माइनस हो जाता है। ठीक है, अगर एक टाइम होता है ऐसे 1 टाइम, तो इसको अगर हम लिखते हैं टाइम टू दी पावर -1 हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट। तो फोर्स को हमने क्या लिख दिया, दिस इज फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन चला आया इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अभी एक मज़ेदार चीज़ देखो, ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके टर्म्स में अगर हम कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को लिखते हैं, ठीक है, तब ध्यान से सुनना, एक बहुत नया चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ समझने वाले हो। कोई भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब हम एक फंडामेंटल, उसके जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके टर्म्स में लिखते हैं, तब
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के ये जो पावर्स होते हैं ना, लेंथ का कुछ नहीं है मतलब 1 है, मास का भी 1 है, टू द पावर 1। तो ये जो पावर्स होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर लिखने के बाद, एक्सप्रेशन लिखने के बाद, तो इन्हें कहा जाता है डायमेंशंस। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ फोर्स इन मास, लेंथ एज वेल एज इन टाइम। ठीक है, तो आपने क्या सीखा? डायमेंशन सीखा। तो आप हेडिंग डालो बच्चों, डायमेंशंस। ठीक है, तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके ही हमने एक आइडिया ले लिया डायमेंशन का। तो हमेशा याद रखना, ये जो पावर्स है ना, इनको हम कहते हैं डायमेंशंस। दिस पावर्स आर कॉल्ड एज डायमेंशन। इसको हम डायमेंशन कहेंगे। ठीक है, डायमेंशन कहेंगे। ये पूरा चीज़ डायमेंशन नहीं है, सिर्फ ये जो पावर्स हैं, दिस पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास। मास के लिए 1 होगा डायमेंशन, लेंथ के लिए 1 है, टाइम के लिए -2 है। दैट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इस पूरे चीज़ को क्या कहेंगे सर फिर? सर आपने तो कहा डायमेंशन पावर है सिर्फ, तो हम तो जानते थे इसी को डायमेंशन कहते हैं। नहीं बेटा, इसको डायमेंशन नहीं कहेंगे। ये जो पार्ट है ना, आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा है, इसको हम अलग तरीके से एक बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए इजीली मास का फर्स्ट लेटर ले लिया और एक थर्ड ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, टू द पावर 1 तो है ही यहाँ पे। लेंथ को भी वैसे ही L1, इससे इजी हो जाता है और कुछ नहीं। पूरा लिखने को नहीं, वैसे कहा था ना मैंने, फिर से उतना काम नहीं करेंगे। पूरा टाइम क्यों लिखेंगे? टाइम का फर्स्ट लेटर लिया, कैपिटल में लिख दिया, हमेशा कैपिटल में होगा। ठीक है, तो ये जो हैं पावर्स, दिस पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस, जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे तो फोर्स है, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ जो है वो है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, और ये जो पूरा इक्वेशन मिला आपको अभी, डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल्स टू दैट फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो उसको टोटल को हम कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है, अब समझ जाना ये इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे लिखा है मैं डायमेंशन, मतलब शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ये समझ जाना। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जो पूरा इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। आया समझ में? तो डायमेंशन का समझ में आ गया आपको? तो डायमेंशन मतलब सिर्फ ये जो पावर्स, कब? जब हम एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में स्प्लिट करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर जो पावर्स होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डायमेंशंस। ठीक है, तो डेफिनेशन चाहिए, है ना? इसको भी डिफाइन करना है हमें। जो मैंने बताया उसी को हम लैंग्वेज में लिखेंगे। तो देखो, डायमेंशन का डेफिनेशन है, सो इट इज़ डिफाइंड एज द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन क्वांटिटी। तो एक क्वांटिटी को उसके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर जो पावर्स होते हैं, उन पावर्स को हम क्या कहते हैं? डायमेंशंस। समझ में आ गया है? जैसे कि हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, फोर्स का अगर हम डायमेंशन लिखें, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, फोर्स F क्या हो जाएगा? वो m टू द पावर 1, L टू द पावर 1, T टू द पावर -2। तो ये 1 2 1 1 -2 जो है, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स एट M, L एंड T। ठीक है, सो दिस इज डायमेंशन इज। तो ये बेसिक आइडिया आपको मिल गया डायमेंशन का। अब चलो, अब इसके एडवांस लेवल पे चलते हैं। तो आपके लिए एक टास्क है, वीडियो को पॉज करो अभी। पॉज करने के बाद आप लोग 2 चीज़ का डायमेंशन जल्दी से निकाल लो। सो फर्स्ट जो है आपको निकालना है द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, एंड द सेकेंड जो है दैट इज डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो आप लिख लो और कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो। ठीक है, देखो बेटा, कमेंट्स कोई नहीं कर रहा है, कमेंट्स मुझे चाहिए क्योंकि यू हैव टू गेट इन्वॉल्व विद द वीडियो। ठीक है, तो कमेंट्स में आप जल्दी से, जो भी ये वीडियोस ठीक से देख रहे हो वो लोग
अपना कमेंट करोगे, अदरवाइज़ मुझे समझ में ये आएगा कि यू आर नॉट वॉचिंग द वीडियो केयरफुली, ठीक है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायमेंशन कमेंट में लिखो। अब क्या है ना, अब हमने एक नया टर्म सीख लिया है, डायमेंशन। अब ये डायमेंशन के ऊपर बेस करके हमने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटीज़ को जज किया, जैसे हमें जज किया जाता है बाय दी अदर्स इन दी सोसाइटी, राइट। तो वैसे ही हमने एक नया चीज़ सीखा। तो उसके बाद डायमेंशन से हम जज करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, ठीक है, कि कौन सा फिज़िकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन है, किसके पास नहीं है, कौन सा फिज़िकल क्वांटिटी कांस्टेंट है फिर भी उसके पास डायमेंशन है, कौन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, फिर भी उसके पास डायमेंशन है। ये सारी चीज़ों के ऊपर बेस करके हम क्या कर सकते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। तो इसके लिए आप ऐसा एक चार्ट बनाओ, चार्ट के थ्रू सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कुछ कुछ होंगे, उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल्स होंगे, जैसे कि डायमेंशनल वेरिएबल। ये क्या है, ये है उस टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसके पास डायमेंशन है, दोज हु विल हैव डायमेंशन जो है वो होंगे, ठीक है। टिक मार्क लगाओ, डायमेंशन इज देयर बट दीज आर नॉट कांस्टेंट, दीज आर वेरिएबल, दीज आर नॉट कांस्टेंट, दीज आर नॉट कांस्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज पॉपुलर ले लो आप, वेलोसिटी, ठीक है, प्रेशर, प्रेशर ऐसे ही कोई भी एक्सेट्रा, एनी स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट जो है नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल मतलब जिनके पास डायमेंशन नहीं है लेकिन वो वेरिएबल है, ठीक है। जैसे कि मीन्स आप अगर लिखो इसको, डायमेंशन नहीं है लेकिन दीज आर ऑल्सो वेरिएबल, मतलब डायमेंशन भी नहीं है, दीज आर ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे कि एंगल, एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन एसेट्रा, ठीक है। एंगल मतलब क्या, एंगल इज बेसिकली द रेशियो ऑफ टू लेंथ्स, ठीक है। एंगल क्या है, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू द आर्क बाय रेडियस, ऐसे ही होता है ना। तो आर्क क्या है, आर्क भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, तो दो लेंथ का रेशियो मतलब डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है। L बाई एल क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। तो इसीलिए नॉन डायमेंशनल वेरिएबल के पास डायमेंशन भी नहीं होता है एंड दीज आर वेरिएबल। तो एंगल कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, जो कुछ चेंज हो सकता है उसको हम कहेंगे वेरिएबल, ठीक है। सिमिलरली डायमेंशनल कांस्टेंट होता है, कुछ कुछ कांस्टेंट के पास डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन भी है, दीज आर ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स लिखो, speed of light in vacuum, that is c. Next, gravitational constant, that is capital G. Next is लिखो Planck's constant, Planck's constant, that is h, ठीक है। तो इन सब के पास डायमेंशन भी है, दे आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट। सी के पास जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी का डायमेंशन है, बट दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का भी डायमेंशन है, वो आप बाद में निकालना सीख जाओगे, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वांटिटीज़ भी एग्जिस्ट करते हैं जिसके पास डायमेंशन भी है एंड दे आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ठीक है। इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट इज नॉन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब जिनके पास डायमेंशन तो नहीं है लेकिन दीज आर कांस्टेंट, ठीक है। एग्जांपल कुछ भी ले लो, एनी प्योर नंबर, एनी प्योर नंबर मतलब 1 2 एनीथिंग, ठीक है। इसके बाद आप एप्सिलॉन ले सकते हो, ई, ठीक है, या फिर आप पाई ले सकते हो, ठीक है। सो दीज आर नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट एसेट्रा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और भी ऐसे जिनके पास
डायमेंशन नहीं होता है, बट एंड दीज आर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये अब नोट कर लो। तो नोट कर लिया, मिटा दें? ठीक है, चलो मिटा देते हैं। फिर से एक स्टोरी सुनाते हैं। ठीक है, फिर से एक स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी क्या है? स्टोरी एक बहुत ही कॉमन स्टोरी है। जैसे कि जैसे स्टोरी में क्या है, एक मम्मी है और उसका एक बेटा या बेटी है, बेटी मान लो से सिमरन। ठीक है, जा सिमरन जा। तो मम्मी क्या कहती है कि बेटा सिमरन जाओ बाज़ार और बाज़ार में जाके 2 किलो सेब लेके आओ, एप्पल। तो सिमरन जाती है, जा सिमरन जा। तो बाज़ार में जाके ठेला लगा हुआ है वहाँ पे, एंड उसने देखा कि रेड रेड कलर के बहुत बढ़िया बढ़िया एप्पल्स है। ठीक, तो अभी क्या हुआ, सिमरन उसके साथ साथ एप्पल के साथ साथ अनार भी रखा हुआ था, पोमाग्रेनेट। ठीक है, पोमाग्रेनेट मतलब अनार। ठीक है, वो भी, उसका भी कलर क्या होता है, रेड, हम सबको पता है। अब उसने सोचा, दिमाग लगाया, अच्छा तो एप्पल के जैसा ही दिख रहा है, ऐसा ही होगा कुछ। वो नहीं खाई थी पहले उसको, तो उसने क्या किया, 1 kg एप्पल लिया। उसको 2 kg एप्पल लाने के लिए मम्मी ने कहा था, 2 kg एप्पल लाने के लिए कहा था। ठीक है, उसने क्या किया, 1 kg एप्पल लिया प्लस 1 kg क्या किया, अनार लिया। ठीक है, अनार आया समझ में? 1 kg एप्पल, 1 kg, तो दोनों मिलके 2 kg। ठीक है ना? तो घर आई सिमरन, भाग भाग के घर आई, मम्मी मैं तो लेके आ गया। उसके कुछ पैसे भी बचे जो कि जेब में। ठीक है, जैसे कि आप लोग भी करते हो, मम्मी ने कुछ खरीदने के लिए दिया, चले गए बाज़ार, कुछ बच गया 5-10 रुपए या फिर कुछ करते हैं, मुझे पता है, वो जेब में चला जाता है ना। तो उसका भी चला गया, बहुत खुश थी बच्ची। तो आया, मम्मी देखा और गुस्सा, आपको 2 kg एप्पल लाने के लिए मैंने कहा था, आपने क्या किया, 1 kg एप्पल और 1 kg अनार लेके आ गए। मम्मी एक ही तो दिखता है। मम्मी ने कहा नहीं बेटा, आप 1 kg एप्पल के साथ 1 kg अनार ऐड नहीं कर सकते, दे आर नॉट 2 kg एप्पल। 1 kg एप्पल के साथ 1 kg अनार अगर देखने में सेम भी है, लेकिन आप ऐड कर देते हो तो वो 2 kg एप्पल नहीं बनता है। ठीक है, बहुत ही बेकार सा एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर भी समझ लेना। तो वी कैन नॉट ऐड 1 kg एप्पल एंड 1 kg अनार, राइट? तो यही है कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एप्लीकेबल होता है फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए और फिजिकल क्वांटिटीज़ के एक्सप्रेशंस के लिए, फॉर्मूलाज के लिए। ठीक है, इसका मतलब है आप अगर चाहो तो वेलोसिटी के साथ आप फोर्स को ऐड नहीं कर सकते, या फिर आप अगर चाहो तो लेंथ के साथ, लेंथ से आप वेट को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस। ठीक है, तो इसका मतलब है आप वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी ऐड कर सकते हो, यू कैन इजीली डू इट, आइदर वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन। आप लेंथ के साथ लेंथ ऐड करो, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप शेप के साथ अनार ऐड करोगे तो कैसे चलेगा बेटा, है ना? वैसे ही वेलोसिटी के साथ फोर्स आप ऐड नहीं कर सकते, लेंथ के साथ वेट से आप सब्ट्रैक्ट एडिशन कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसको और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये कोई भी एक इक्वेशन में ये प्रिंसिपल होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम लोग इजीली समझ पाते हैं डायमेंशन के मदद से।
ठीक है। डायमेंशन इज़ वन ऑफ द टूल जिसके हेल्प लेके हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कोई भी इक्वेशन के लिए वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हम इजीली समझ पाते हैं, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में ये भी मैं बता दूंगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब क्या समझे हम डायरेक्टली इक्वेशन के लिए। तो आपको पता है x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जिनको नहीं पता है भागो यहाँ से ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम एंड a इज द एक्सेलरेशन। t टाइम में कितना एक्सेलरेशन हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों साइड का डायमेंशन चेक करना है। अगर दोनों साइड में डायमेंशन सेम है, इफ डायमेंशन इज सेम इन बोथ साइड, LHS में जो डायमेंशन होगा और RHS में जो डायमेंशन होगा, इफ दे आर सेम इक्वल, ठीक है, इफ दे आर सेम और इक्वल, देन हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होल्ड हुआ है। देन वी कैन से दैट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज वैलिड फॉर दैट इक्वेशन। इज द डायमेंशन ऑफ x, डिस्टेंस है, लेंथ होगा, ठीक है। और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या है देखो जल्दी से, ut मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब लेंथ बाय टाइम, उसके साथ टाइम मल्टीप्लाइड है, तो फाइनली बना क्या, लेंथ, ठीक है। सिमिलरली हाफ ए टी स्क्वायर में हम ऑलरेडी जानते हैं कि डायमेंशन में ये सारे कांस्टेंट कुछ वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर, ठीक है। डायमेंशन जब हम एनालिसिस करते हैं तो इस टाइप के कांस्टेंट वैलिड मतलब उतना इंपॉर्टेंट होते नहीं है, कंसिडरेशन नहीं करते हैं, हम सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। तो ए टी स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन का आपने निकाल लिया होगा शायद, तो ये हो जाएगा L⁻⁻², यहाँ पे टी स्क्वायर है, सो दिस इज अगेन L। तो यहाँ से अगर आप इक्वेशन में पुट करो ये सारे डायमेंशंस, सो यहाँ से क्या आएंगे, L इज इक्वल्स टू L प्लस L। तो दो डायमेंशन अब, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन है लेंथ का, राइट हैंड साइड में भी डायमेंशन है लेंथ का, ठीक है। तो दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी is valid for this equation, ठीक है, this is valid for this equation, ठीक है। ऐसे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझते हैं। तो दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर डायमेंशंस सेम है, देन हम कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी उस इक्वेशंस के लिए वैलिड है, ठीक है। तो ऐसे ही हम डायमेंशन को यूज़ करके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड है कि नहीं एक इक्वेशन के लिए, ये हम समझ पाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम यूजेस ऑफ डायमेंशंस और डायमेंशन एनालिसिस के बारे में और भी अच्छे तरीके से जानेंगे। तो यहाँ तक आपका अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कुछ डाउट है, देन यू कैन डेफिनेटली मेल मी इन द मेल ID विच इज़ गिवन इन द अबाउट सेक्शन। अगर वीडियोस थोड़ा बहुत अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो और आपके दोस्तों को भी कहो कि वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। क्लास 11 के ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूँगा अपने चैनल पे कंटिन्यूअसली, तो इसको सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लाता हूँ तो आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाए। और फीडबैक डेफिनेटली दो कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लग रहा है डेफिनेटली वेल एंड गुड, अगर कहीं पे कुछ चेंजेस की ज़रूरत है देन ऑल्सो रेकमेंड मी, आई विल डेफिनेटली इंक्लूड दो सजेशंस इन माय लेक्चर्स, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।